कैसे आप लोग? बढ़िया। बच्चा लोग, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका एक नवा चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 8, ग्रेविटेशन। सेम चैप्टर आई थिंक हम लोग लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड 9th में, राइट? वही सब बातें हैं, लेकिन अब हम एडवांस लेवल की बातें करेंगे। अच्छा, जरा मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू भाई ग्रेविटेशन का लॉ किन्होंने दिया था? आई थिंक न्यूटन दादा ने लिया था। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या लॉ दिया था इन्होंने? आई थिंक मुझे डिराइव करने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। दो बॉल थे, इन दोनों के सेंटर का डिस्टेंस r था, सो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था दोनों के मासेस को, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल था दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर को, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, है ना? और इसको लेके फॉर्मूला बन जाती है g m1 m2 बाय r स्क्वायर। ये सारी कहानी बच्चा हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हम जानते ही हैं, जिसमें g क्या है? एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, ग्रेविटेशनल लॉ जो है वो कैसे ढूंढा गया था? भाई एक न्यूटन बैठे थे, एक एप्पल गिरा और ढूंढ लिया, है ना? बच्चा लोग, ये कहानी सिर्फ एक कहानी है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। एक्चुअली ग्रेविटेशन की कहानी बहुत लंबी है। अरे बच्चा, एक एप्पल गिरने से थोड़ी ना कोई साइंटिस्ट लोग बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? ये जो ग्रेविटेशन की कहानी है ना, ये बहुत बरसों से चली आ रही है। पहले तो आपने केपलर का नाम सुना होगा, उससे पहले भी एक साइंटिस्ट आए थे। समझ लीजिए कि इस लॉ को आते आते 200 साल जितना हो गया था, 2.5 सेंचुरीज जितना हो गया था इसको आते आते। ठीक है, इस लॉ पे ठप्पा लगाया था न्यूटन ने, बिल्कुल सही है। लेकिन न्यूटन से भी पहले कई साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इस चीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी थी। आप चाहो तो एक बार गूगल करके देखना, हिस्ट्री ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। अब बच्चा लोग, ये जो फोर्स है, क्या ये अर्थ और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है? नहीं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। अगर आपको स्टेटमेंट लिखना हो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो उसे हम कैसे लिखेंगे? देयर इज अ attractive force, there is an attractive force between every two objects in the universe। चलो, ये लॉ ऐसा कहता है कि हर दो ऑब्जेक्ट में, आपके और आपके मोबाइल के बीच में, आपके और आपके बाजू में पड़े हुए दीवार के बीच में, किसी बैग के बीच में, किसी पलंग के बीच में, ये फोर्स एग्जिस्ट करता है। ये फोर्स एग्जिस्ट करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बच्चा? अगर यार ये फोर्स अगर एग्जिस्ट करता तो हम चिपक जाने चाहिए थे, बट ऐसा हो नहीं रहा। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? पहला रीजन बच्चा, पहला रीजन देखो, आप ये देख सकते हो कि ये जी की वैल्यू कितनी छोटी है, 10⁻11। अरे आपका मास कितना होगा? 50 kg, 40 kg, 60 kg, दैट्स इट। और आपके साथ में पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा? अगेन 80 kg, 100 kg, यानी कि 10⁻4 समथिंग। तो ये 10⁻11, यानी कि जब आप इसका आंसर ढूंढेंगे तो वो 10⁻7, 10⁻8, इतना छोटा आंसर आएगा। तो इतना छोटा फोर्स हमको फील ही नहीं होता। जैसे कि सपोज करो कि एक बच्चा किसी चीज को खींच रहा है, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा, बिकॉज उसका फोर्स बहुत ही कम है। सिमिलरली ये दो फोर्स हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में है, हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में है, दो इंसानों के बीच में भी है, बट इतना छोटा है कि ये फील नहीं होता। सो इसकी खासियत क्या? देखो बच्चा लोग, जनरली है ना, ये लोग हैवी मासेस को पढ़ने में यूज होते हैं। किसको? हैवी मासेस, जैसे कि प्लांट्स, अर्थ और मून हो गया, या दूसरे प्लैनेट्स हो गया। भाई उनका मास तो होता है 10⁻24 के टर्म्स में।
सो वहां पे ये चीज पिक्चर में आती है, यानी कि ये जो लॉ है, ये जो फॉर्मूला है, ये कब काम आएगी, जब कोई हैवी ऑब्जेक्ट्स होंगे, या तो फिर आप कह सकते हो कि ये पॉइंट लाइक मास के लिए यूज होगी। मतलब जितने भी पॉइंट मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूं ना, उसको ध्यान से देखना, सारी कॉन्सेप्चुअल बातें करने वाले हम लोग। पॉइंट लाइक मासेस, अब ये पॉइंट लाइक मासेस क्या होता है? देखो पॉइंट लाइक मासेस का मतलब है कि या तो जो जिसका साइज बहुत छोटा हो, या तो बच्चा लोग अगर ऐसा हो कि अगर मैं किसी दो बड़े से ऑब्जेक्ट को, आई रिपीट, अगर मैं किसी दो बड़े से ऑब्जेक्ट को बहुत ही दूर रख दूं ना, तो वो भी एक पॉइंट लाइक मास हो गया। अब भाई अर्थ और मून एक दूसरे से बहुत दूर है, तो अर्थ और मून को या अर्थ और सन को, वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो उनको पॉइंट दिखाई देगा। आप अर्थ के ऊपर से सन को देख रहे हो तो सन कितना छोटा दिखाई देगा, आप मून के ऊपर चले जाओ, अर्थ आपको इतना छोटा सा दिखाई देगा। मतलब उस समय इतना डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण ये एक पॉइंट बन जाता है। सो उस समय ये फॉर्मूला काम आती है। सो ये फॉर्मूला मेनली कहां पे यूज होती है? जो या तो पॉइंट लाइक मास हो, ठीक है, या तो बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट्स हो। अच्छा दूसरा बच्चा, ये सेंटर फोर्स भी कहलाता है। ये जो फोर्स लग रहा है ये सेंटर ऑफ फोर्स कहलाता है। सेंटर फोर्स का मतलब क्या है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये दो ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच में लगेगा। अब बच्चा ऐसा नहीं है कि ये इसको यहां से अट्रैक्ट कर रहा है या इसको यहां से अट्रैक्ट कर रहा है, नहीं, इसको सेंटर में से ही अट्रैक्ट करेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सेंटर से ही इसको अट्रैक्ट करेगा। तीसरी चीज, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये चीजों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। कभी आपने देखा है कि ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से कोई चीज दूर जा रही है? नहीं ना, हमेशा नजदीक ही आती है। सो ये अट्रैक्टिव फोर्स है। इसका मतलब आप कह सकते हैं ये इस पे एक फोर्स लगा रहा है, इसको मैं चलो ये ऑब्जेक्ट 1 बोल देता हूं, ये ऑब्जेक्ट 2 बोल देता हूं, इसका मास m1, इसका मास m2। सो ये फोर्स 2 लगा रहा है 1 वाले पे, सॉरी, force on 1 due to 2, force on 1 due to 2। सिमिलरली ये भी इसको खींच रहा है, सो ये हो जाएगा F21, force on 2 due to 1, force on 2 due to 1। इसको बोलना सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूं यहाँ पे न्यूटन्स के थर्ड लॉ की, सो चलो थर्ड लॉ भी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। देखो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जो भी फोर्स है बस इन दोनों के बीच का ही फोर्स है। इसका मतलब F12 is equal to minus F21 according to Newton's third law। Reaction and action are equal in magnitude and opposite in direction। बच्चा ये फोर्स जितना लगा रहा है ना, उतना ही फोर्स ये भी लगाएगा, सेम टू सेम फोर्स लगाएगा। समझ आ रहा है? एट्रैक्टिव फोर्स हो गया, थर्ड लॉ हो गया, और कुछ बाकी रहा? इस चीज को याद रखना कि ये एक सेंटर फोर्स है, ठीक है बच्चा लोग। अच्छा अगर यहां पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, देखो यहां पे क्या है, ये एक इंटरनल फोर्स है, क्या यहां पे मोमेंटम कंजर्व रहेगी? जरा सोच के बताना। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इस पे लगने वाली नेट फोर्स 0 है। देखो यहाँ पे कितनी फोर्स लग रही है, F12, मैं अगर इसके फोर्सेस को ऐड करूं F12 प्लस F21, तो बच्चा लोग हमें पता है कि इसका आंसर 0 आने वाला है। इसका मतलब नेट फोर्स हियर इज 0। अब बच्चा हमने पढ़ रखा है कि जब जब नेट फोर्स 0 होगा तो चेंज इन मोमेंटम 0। इसका मतलब मोमेंटम इज कंजर्व, मोमेंटम इज कंजर्व, याद रखना। ओके बाकी सारी चीज तो हमने देख ही ली है, ठीक है बच्चा लोग, फटाफट यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे अब शुरू करते हैं सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे क्वेश्चंस। अच्छा एक खास पॉइंट बच्चा लोग, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता।
देखो मैं क्यों मीडियम की बात कर रहा हूँ, हम अगले साल 12th में पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें दो चार्जेस के बीच का फोर्स देखेंगे। एंड वो जो फोर्स होता है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। मतलब आप एयर में ले जाओ, आप स्पेस में ले जाओ, या आप ऑयल में चले जाओ, आप वाटर में चले जाओ, तो उस समय का फोर्स अलग अलग होता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो हर जगह, आप किसी दो ऑब्जेक्ट को पानी में ले जाओ, किसी दो ऑब्जेक्ट को कहीं गिलास के अंदर ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ, उसका फोर्स हमेशा सेम रहेगा। इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। कहीं भी ले जाओ, कहीं भी, ये हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। क्लियर? चलिए बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उस न्यूमेरिकल्स के अंदर से कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्या है? लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। बच्चा लोग ये जो लॉ है ये आप कई जगह देखने वाले हैं। ये तो अभी से आपकी शुरुआत हुई है। 11th के अंदर भी और 2-3 चैप्टर है जहां पे सेम लॉ हमको देखना है। 12th के अंदर भी ऐसे चैप्टर्स हैं, जैसे चीजें हैं जहां पे हमें सेम लॉ देखना है। तो इसे अच्छे से समझ लेना, बहुत ही छोटा और बहुत ही इजी सा टॉपिक है, कुछ खास नहीं है। सपोज करो कि बच्चा लोग मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, मैं इसको बोलता हूँ M1, M2, M3 एंड सो ऑन। ठीक है, मासेस है सबके M1, M2, M3, M4। अब मुझे ढूंढना है कि इस M1 पे कितने फोर्स लग रहे हैं। तो बच्चा लोग M1 पे M2 के कारण, M3 के कारण, M4 के कारण, M5 के कारण, हर किसी के कारण फोर्स लगने वाला है। तो अगर मुझे F1 चाहिए, मतलब 1 के ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मैं क्या करूंगा, इन सभी फोर्सेस को ऐड कर दूंगा। F1 ड्यू टू 2, F1 ड्यू टू 3, F1 ड्यू टू 4 एंड सो ऑन। कहां तक? जितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वहां तक। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन कि जितने भी उसके ऊपर फोर्स लग रहे हैं उसका सिंपली आपको वेक्टर एडिशन करना है। क्या करना है? वेक्टर एडिशन। क्लियर? बस इतना ही था और कुछ नहीं है, सुपरपोजिशन बस इतना ही था। चलिए 1 2 3 4 5 कम। अब देख लेते हैं हम सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे क्वेश्चन। बच्चा लोग मैं आपको वो बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं दूंगा जिसमें आपके दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास है, दोनों के बीच डिस्टेंस है, फोर्स फाइंड करो, वैसे क्वेश्चन नहीं देने के अपने को। बच्चा लोग ये एक ऑब्जेक्ट है एंड ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि आइडेंटिकल है। टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, इसकी रेडियस r, इसका भी रेडियस r, डेंसिटी रो, इसकी भी डेंसिटी रो, मास है m, मास है m। अब आपको पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन है 1/r², r², 1/r⁴ या 1/r⁴। चलिए बताइए क्या होगा यहां का सही आंसर। अब बच्चे लोग फोर्स की फॉर्मूला क्या होती है? ग्रेविटेशन फोर्स F इज इक्वल टू G M1 M2/r²। हमको पूछा गया है कि फोर्स रेडियस से किस तरीके से प्रोपोर्शनल है। तो बच्चा लोग 1/r² होगा ना। आंसर फिनिश नहीं हुआ। आंसर फिनिश नहीं हुआ। बच्चा डेंसिटी दे रखा है। ये डेंसिटी क्या चीज है भाई? हमको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से क्या मैं मास निकाल सकता हूं? मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा ये क्या है? स्फीयर है। बच्चा ये क्या है? स्फीयर ही तो है ना।
तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा 4/3πr³ स्टैंडर्ड 10th चैप्टर नंबर 13। ठीक है। अच्छा बच्चा ये देखो दोनों ऑब्जेक्ट कैसे दोनों आइडेंटिकल है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं m × m m स्क्वायर। ठीक है, m की वैल्यू रख दो g रो 4/3πr³ का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। बोलो सही है। अब हमको क्या करना है, ये जो फोर्स है ये सिर्फ रेडियस के कंपैरिजन में, मतलब सिर्फ रेडियस से इसका रिलेशन देखना है। इसका मतलब ये काम का नहीं, ये काम का नहीं, ये नहीं, ये नहीं, सिर्फ रेडियस हमारे काम का है। सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं r⁶/r², है ना, r³ और क्यूब का स्क्वायर 3 × 6 अपॉन r²। ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁴, एंड योर आंसर इज B, r⁴। समझ आ रहा है जी हम क्या बोल रहे हैं। अच्छा बच्चा अगला क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हमको बोला गया है स्टेट ट्रू और फॉल्स, कौन सी चीज सच है कौन सी चीज गलत है ये बताना है। हमको एक ऑब्जेक्ट दे रखा है m और एक कैपिटल M, दोनों का मास अलग अलग है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है r। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं F21 = -F21, क्या ये सही है। दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं और दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम, यही तो हम देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर उसके बाद नेट फोर्स 0 है, बिल्कुल ये भी हमने देखा है बच्चा, इसके ऊपर कोई दूसरा फोर्स नहीं है, दोनों इंटरनल फोर्स है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों इक्वल है, तो दोनों को ऐड करूंगा तो आंसर 0 आएगा, बिल्कुल सही है ना बच्चा लोग। आप इस टाइप से बोल सकते हैं F21 = F12 = 0, इसको यहां ले आओ तो 0 हो जाएगा। अच्छा तीसरा एक्सेलरेशन ऑफ 2, इसकी एक्सेलरेशन और इसकी एक्सेलरेशन सेम है, क्या ये सच बात है। चलिए देखते हैं। अच्छा F21 कितना होगा, F21 हो जाएगा Gm अपॉन r², ये भी हो जाएगा Gm अपॉन r², पूरा सही है। ठीक है। अच्छा एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या होती है, फोर्स अपॉन मास, F = ma। ठीक है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं 1 का एक्सेलरेशन 1, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना हो जाएगा, फोर्स कितना है Gm अपॉन r² अपॉन स्मॉल m का आंसर क्या आ गया Gm/r²। सेकंड देख लेते हैं अगेन F अपॉन कैपिटल M, सो ये हो जाएगा Gm अपॉन r² अपॉन m, कैपिटल M का क्या आया Gm/r²। बच्चा लोग क्या ये दोनों आंसर राइट है, सेम है। अरे ये कैपिटल मास है ये स्मॉल मास है, दोनों का मास अलग अलग है, सो दोनों की एक्सेलरेशन भी अलग अलग होगी। यही तो होता है कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं तो जिसका मास छोटा होता है वो फड़क से भागता है और जो मास बड़ा होता है उस पर असर ही नहीं होती है। हमने देखा है ना कॉलिशन के सीरीज में, एक ट्रक थी एक साइकिल थी, जब ट्रक ने साइकिल को मारा या साइकिल ने ट्रक को मारा तो भाई ट्रक को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो होता है साइकिल को फर्क पड़ता है। आप दीवार पे बॉल फेंकते हो तो बॉल को फर्क पड़ता है, जिसका मास कम है वो धड़ाम से भागता है और जिसका मास ज्यादा है वो धीमे धीमे चलता है या तो नहीं चलता। इसका मतलब ये चीज हो गई गलत। ठीक है, इसमें क्या राइट है, हाँ एक ही चीज राइट होगी, डायरेक्शन। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी बट वैल्यू सेम नहीं होगी। हाँ अगर ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होता है तो ये चीज राइट होती है ना, आइडेंटिकल हो इसका मास और इसका मास सेम होता, सो एक्सेलरेशन भी वहां पे सेम होती। कंडीशन अप्लाइज कब, जब मास सेम होता, जब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होते तो। अच्छा नेक्स्ट, ये CO पढ़ रखा है सेंटर ऑफ मास, सुना सुना लग रहा है ना कहीं पे बच्चा, सेंटर ऑफ मास अभी तो पढ़ा था हमने वो 0 है। अच्छा सेंटर ऑफ मास 0 कब आता है, हम कुछ ऐसा लिखते थे नेट फोर्स = सेंटर ऑफ मास अपॉन m, याद आया कुछ। अरे जितना भी नेट फोर्स होता है वो हम क्या कहते हैं सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है। अच्छा नेट फोर्स 0 है तो क्या एक्सेलरेशन भी 0 होगी, बिल्कुल।
if net force is zero then acceleration of center of mass is also zero, यानी कि ये राइट है। अच्छा अगर एक्सेलरेशन जीरो है, सोच के बताना मुझे, अगर एक्सेलरेशन जीरो है उसका क्या मतलब होता है? क्या उसका मतलब होता है कि v भी जीरो है या उसका मतलब होता है कि v कांस्टेंट है? जरा सोच के बताना क्या मतलब होता है बच्चा। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो उसका मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट है। हाँ ये जीरो हो सकती है, इनिशियली जीरो थी तो बाद में भी जीरो है और उसके बाद भी जीरो रहेगी, बट हमें यहाँ पे कुछ ऐसा बोला ही नहीं। इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, जीरो है कि नहीं हमें पता ही नहीं। सो वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट आ जाएगी, ये राइट है। अच्छा v1 और v2 की वेलोसिटी जीरो होगी, जरा सोच के बताना। अरे फोर्स लगेगा, थोड़ा बहुत चलेंगे तो वेलोसिटी कहां से जीरो होगी? मतलब ये गलत है। वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, इनिशियली जीरो था तो बाद में जीरो रहेगा। एग्री, बिल्कुल एग्री। अच्छा अब ये क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू जीरो। क्या ये सच है? अगेन स्टार्टिंग में क्या था पता नहीं, तो ये हो जाएगा यहां के लिए, इस क्वेश्चन के लिए रॉन्ग चीज। अब v1 v2 इज इक्वल टू कांस्टेंट या v1 इज टू जीरो, क्या सही रहेगा? बच्चा जरा ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन की वैल्यू दोनों की अलग अलग है। एक्सेलरेशन क्या जीरो है? नहीं। क्या इसका जीरो है? नहीं। तो क्या ये कांस्टेंट रहेगा? नहीं। वेलोसिटी कांस्टेंट कब होती है? जब एक्सेलरेशन जीरो होता है। लेकिन इसका और इसका तो एक्सेलरेशन है, इसका मतलब यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अच्छा दूसरी चीज, क्या वो जीरो रहेगी? अरे बच्चा जब एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी जीरो कैसे हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन रॉन्ग। ठीक है बच्चा लोग, देखो यहां पे ना आपके कॉन्सेप्ट डेवलप किए जा रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन आंसर्स में चेंज। कॉन्सेप्ट को पकड़ना है बच्चा, इस क्वेश्चन को नहीं पकड़ना कि हाँ ये सर ने बताया था तो हर क्वेश्चन में ऐसे करना है, नहीं। कॉन्सेप्ट पकड़ो, जो आपको रीजंस बताए जा रहे हैं आंसर के पीछे, उस रीजंस को समझो और उसको याद रखो। समझ आ रहा है बच्चा लोग? दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग पे इनिशियली बहुत दूर है, इंफिनिटी पे, दोनों रेस्ट पे है। तो आफ्टर सम टाइम वो एक दूसरे के फोर्स की वजह से चल के आ रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी 2 है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? और ये रहे आपके ऑप्शंस, -2 मीटर पर सेकेंड, -10 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट ऑप्शन है +10 मीटर एंड +2 मीटर पर सेकेंड। बताइए क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखो बच्चा लोग, अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो डिपेंड करेगा आपके नेट फोर्स पे। बच्चा यहाँ पे नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स है 0, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ दो फोर्स अग्री, ग्रेविटेशन फोर्स। क्या क्वेश्चन में किसी और फोर्स के बारे में बताया गया है? नहीं। मतलब दो इंटरनल फोर्सेस है, दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स, दोनों के नेट फोर्स 0 हो गया। सो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0? बच्चा अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है। अच्छा बच्चा ये देखो क्या बोला जा रहा है, इनिशियली रेस्ट पे है, इनिशियली वेलोसिटी 0 है तो बाद में भी 0 रहेगी, यानी कि ये वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। अब हमने पढ़ रखा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। लगा दो चीजें, ये कितना है? 0, m1 कितना है? 10, वेलोसिटी 1 2, m2 कितना है? 2, और ये v2 हमको ढूंढना है। ये इसको चलो यहां लिख लेते हैं, m1 प्लस m2। बच्चा इसको तो यहां ले आऊंगा तो वैसे 0 हो जाएगा। बचा क्या? 20 प्लस 2v2, सो 2v2 इज इक्वल टू -20, v2 इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड। सो b इज आवर राइट आंसर। कॉन्सेप्ट समझो,
क्वेश्चन तो चीजें हलवा है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत इजी है। हमने क्यों ये चीज की, देखो सेंटर ऑफ मास, इसने सोचा होगा कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगाना है। नेट फोर्स 0 है, सो नेट फोर्स 0 होने पे फिजिक्स जितनी अप्लाई कर सकते हो करो। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि चैप्टर 8 है तो चैप्टर 7 नहीं लगेगा, चैप्टर 5 लगेगा, सब कुछ लगेगा यहाँ पे। अभी हम अगला क्वेश्चन भी देखेंगे ना, तब भी आपको मजा आएगी। ठीक है, चलिए फटाफट यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके बच्चा, अब अगला क्वेश्चन जो है ना, देखो अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे वो किस पे डिपेंड थे, F12 इज इक्वल टू माइनस F21, इस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड थे। अब हम जो देखने जा रहे हैं वो डिपेंड करेगा सेंटर ऑफ फोर्स, या सेंटर फोर्स आप कह सकते हैं। देखिए हमको यहां पे दो ऑब्जेक्ट दे दिए हैं, इसका मास m1 बोल दिया है और इसका मास 2m बोल दिया है, ठीक है। और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको बोल दिया गया है L/2। देन इसका हमको लेंथ बोली है L और इसकी लेंथ हमको बोल दी है 2L, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेविटेशन फोर्स। फाइंड द ग्रेविटेशन फोर्स, चलिए बताइए क्या फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू G m1 m2। अच्छा इसके ऑप्शंस भी दे रखे हैं, लेट मी राइट दी ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 2G m² / L², फिर है 4G m² / L² एंड उसके बाद 8G m² / L² एंड लास्टली 16G m² upon L²। चलिए बताइए। देखो बच्चा लोग, हमने क्या देखा था कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो कंपल्सरी सेंटर के बीच में लग रही है। इसका सेंटर, इसका सेंटर। अच्छा मुझे बताइए, इसका सेंटर तो इधर है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का सेंटर कहां होगा, यहां कहीं होगा इसका सेंटर, बताइए, है ना। ये 2L है तो इसके स्ट्रेट में होगा, यानी ये इसका सेंटर है। अब बच्चा जो फोर्स लग रही है वो इन दोनों के बीच में लग रही है। सो एक्चुअली जो हमारा R है वो ये है, ये हमारा R नहीं है, हमारा R तो ये है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। सो चलिए इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। अभी क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। बच्चा ये कितना होगा, देखो ये सेंटर है तो ये L हो गया और ये L/2 है। देखो ये डिस्टेंस कितना है, ये L/2 होगा, ये L/2। देखो ये पूरा L है, ये L/2 है, सो ये भी क्या हो जाएगा L/2। समझ रहे हो क्या किया हमने, देखो इसका सेंटर ये L का आधा L/2, ये 2L का आधा L, इतना L है। मुझे ये डिस्टेंस चाहिए तो इसको हटाना पड़ेगा, तो ये कितना है L/2, सो ये भी L/2 आ गया। एंड ये तो दे ही रखा है हमको, इसको मैं यहां लिख लेता हूं। चलिए सो हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है, ये R, ये L/2, ये L/2। सो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, R² इज इक्वल टू L/2 होल स्क्वायर प्लस L/2 होल स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2L/2 होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2L²/4, ये कट तो R² आ गया L²/2। सही है, करेक्ट है, बिल्कुल। सो अब क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू √L/2, सॉरी शॉर्ट L/√2। क्लियर है ना, L/4 L/4 2L/4। ओके सही है, चलो वैल्यू पुट कर दो। सो G m1 कितना है m, ये है 2m अपॉन ये कितना आ गया L/√2 का होल स्क्वायर। सो फोर्स कितना हो जाएगा
2gm² अपॉन L² 2 है ना, √2 का स्क्वायर 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 2 जा 4, 4gm²/L², यह आ गया फोर्स, ये गया हमारा राइट ऑप्शन। समझ आया? ठीक है बच्चा लोग। अब अच्छा एक क्वेश्चन, इसमें मैं आपको एक और होमवर्क में दूंगा, होमवर्क क्वेश्चन, यही फिगर सब कुछ है, करना क्या है आपको, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑन बोथ ऑब्जेक्ट्स। बच्चा लोग सपोज करो कि ये कोई प्लेटफॉर्म है, ये कोई सरफेस के ऊपर खड़ा है, तो सरफेस के कारण कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो बताना है। ठीक है, इसको आप बोल देंगे यहां पे N1 और यहां पे बोल देंगे आप N2। एक हिंट मैं आपको दे देता हूं, हिंट ये रहेगा बच्चा, ये भी L/2 है, ये भी L/2 है, अगर साइड सेम तो ऑपोजिट एंगल भी सेम, ये 90 है, इसका मतलब ये 45 हो जाएगा। नॉर्मल मैथमेटिक्स लगा रहा हूं स्टैंडर्ड 9th की, दो साइड सेम तो ऑपोजिट एंगल भी सेम, तीनों को मिला के 180, तो 2x + 90 सॉल्व कर लेना, तो ये कितना आएगा 45। ठीक है, ये आ गया 45। एफबीडी ड्रॉ करो, फ्री बॉडी डायग्राम, कौन सी फोर्स लग रही है देखो, नॉर्मल फोर्स निकालो, आपका आंसर होता हो जाएगा। सो बच्चे लोग आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, इसका आंसर आपको मुझे अगले लेक्चर में बताना है या उससे पहले ही मुझे बताना है, और अगली बार इसकी हम आगे की और कुछ थियरी पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स आपने जो पढ़ा था ना, उसके अंदर जाके इस बार हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।